नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल जे सर में। देखिए, हिंदी का जो क्रिया विषय है वो इस तरीके का है कि उसको देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। और अरे क्रिया है, ये सकर्मक होगी कि अकर्मक, इतना घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्रियाओं को पहचानने का आज हम बहुत अच्छा तरीका लेकर आए हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्रियाएं सकर्मक कौन सी होती हैं और अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इनका भेद क्या है, किस प्रकार इनको हम पहचानें। ये जानने के लिए आज बने रहें इस वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक टेस्ट का लिंक डालूंगा। उस टेस्ट को आप जरूर दें। उस टेस्ट को देने से आपको अपनी तैयारी का पता रहेगा और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं आपको विद्वान बनने के लिए नहीं, जानकार बनने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार ये जानकारी इकट्ठी करके आप क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को एक चुटकी में हल कर देंगे। तो आइए देखिए, क्रिया क्रिया का आशय ही कर्म है। क्रिया का मतलब है करना है। क्रिया का अर्थ क्या है? करना, यानी किसी कार्य का करना या होना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी कार्य का करना या होना क्या होता है जी? क्रिया होता है। इसके बाद ध्यान रहे, संस्कृत की क्रिया को धातु भी कहा जाता है। संस्कृत में जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? धातु। और धातु के ना प्रत्यय लगाकर हम क्या कर लेते हैं? उसको क्रिया बना लेते हैं। धातु के ना प्रत्यय लगाकर क्या बना देते हैं? क्रिया बना देते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, अक्रमक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब दोनों में भेद क्या होता है? सरल सा तरीका बता दो आपको। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता को जोर है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता को जोर है। जैसे कि बालक दौड़ता है, क्या होता है? बालक दौड़ता है, तो दौड़ लगाता है, जोर किसको आ रहा है? जोर किस पे पड़ रहा है? दौड़ने वाले पे। समझ रहे हो? जैसे में कोई बच्चा रोता है, किसको जोर आ रहा है? रोएगा तो रोने वाले को आएगा ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जहां कर्ता को ताकत पड़े, ताकत कर्ता को लगे, वहां पर क्या होती है? अकर्मक क्रिया। वहीं सकर्मक क्रिया की यदि बात की जाए तो मोहन चाय पीता है, कर्म पे प्रभाव पड़ता है। चाय पीता है, मान लो कप में एक गिलास चाय पूरा भरा है, पिएंगे उसको तो कम क्या हो जाएगी उसमें से? चाय। मतलब जोर किस पे पड़ा? इसे चाय पे पड़ा। जैसे साइकिल चलाता है, गोपाल साइकिल चलाता है, तो जोर किसको आया? साइकिल को आया। चलेगी तो चलाने में आता है उसको, पर प्रभावित कौन होता है? साइकिल। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई ना। जैसे ढोलक बजाती है गीता, तो ढोलक पे जोर पड़ा ना, यानी प्रभाव किस पे पड़ा है। तो ये चीज समझने वाली है यहां पर। अब इसकी बात करते हैं कि क्रियाएं क्या होती हैं? दो, अकर्मक क्रिया जहां जोर, ताकत जो है वो किसको पड़े? कर्ता को पड़े, वहां पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे नहाना है, तैरना है, सोना है, जागना है, भागना है, टहलना है, उठना है, चमकना है, नाचना है, हंसना है, ये सब जो है क्रियाएं सदैव अकर्मक ही होती है। अकर्मक क्रिया जो है उसके कुछ भेद हैं। सबसे पहले है उसका स्त्यर्थक या अवस्था बोध अकर्मक क्रिया, यानी जहां बिना पूरक या कर्म के पूर्ण अर्थ मिले, वहां पर क्या कहा जाता है? स्त्यर्थक। यानी यूं कह लीजिए आप कि एक स्थिति है, अवस्था है। जैसे ईश्वर है, समझ रहे हो आप बात? ईश्वर है, इसमें अस्तित्ववादी क्रिया होती है। ईश्वर है तो ईश्वर का अस्तित्व है ना, अस्तित्व समझ रहे हैं ना? ये जहां उसका अस्तित्व है, जैसे ईश्वर है, ईश्वर का होना, होना यहां अस्तित्ववादी क्या होता है? एक क्रिया है। अस्तित्ववादी क्रिया होना जहां लगे, जैसे ईश्वर है तो ईश्वर का होना, ये क्या? उसका अस्तित्व है। सूर्य, अस्तित्व है ना सूर्य का, सूर्य उगता है, यह अस्तित्ववादी हो गया। अशोक सो रहा है, समझ रहे हो बात? यह क्या हो गया? उसकी एक अवस्था दशा हो गई कि वो सो रहा है। तो इस प्रकार अवस्थी अस्तित्ववादी क्रियाएं जो हैं उनमें होना का
बोध होता है। अब अगली बात करते हैं हम गत्यर्थक या पूर्ण अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक का मतलब समझो गति का जहां अर्थ आ रहा है, जैसे गोपाल दिल्ली जा रहा है तो यहां गति कर रहा है ना, गोपाल एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रहा है। गत्यर्थक यहां क्रिया चलायमान, यहां पर क्या होता है, क्रिया को करने वाला होता है। जो क्रिया जो करने वाला है वो चलायमान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा होता है। जैसे सचिन जयपुर जा रहा है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो सचिन है वो स्थान छोड़ के जा रहा है। ये मान लीजिए आपकी ये कहीं था, दिल्ली था और जयपुर जा रहा है, तो स्थान को यहां पर क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया और चलाए मान हो गया। जैसे चिड़िया उड़ रही है तो किसी स्थान से उड़ के किसी स्थान पर चिड़िया जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, कि किसी स्थान को छोड़कर यदि वो जा रही है तो जो क्रिया कर रहा है वो कर्ता क्या है, यहां पर चलाए मान है। अब अगली बात करते हैं अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी जहां कर्ता से संबंध रखने वाली क्रिया का प्रयोग। यहां कर्ता और क्रिया में क्या होता है, संबंध होता है अपूर्ण अकर्मक में। सबसे पहले तो हम अकर्मक क्रिया समझ ही गए कि यहां पर क्या होता है कि कर्ता को क्या आता है, जोर आता है या कर्ता ही प्रभावित होता है। अब देखिए जैसे यहाँ ये जा रहा है सचिन जयपुर, तो सचिन ही तो प्रभावित हो रहा है, स्थान इसी तो बदल रहा है। चिड़िया उड़ रही है तो उड़ने में जोर किसको आ रहा है, चिड़िया को आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ, अकर्मक। अब अकर्मक के भेद की हमने बात की, स्थिरता की अवस्था बोध। तो स्थिरतक मतलब ये कहे कि उसकी अवस्था के बारे में, स्थिति के बारे में हमें बताता है। जैसे सो रहा है, ये उसकी स्थिति है कि वो सो रहा है। समझ रहे हो बात। अब यहां बात करेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया की। इनके बीच क्या होता है, संबंध होता है, क्रिया और करने वाले के बीच क्या संबंध होता है। देखिए संबंध भी होना चाहिए। जैसे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं इसलिए आ नहीं सकता या नहीं आ सकता, तो नहीं आने का कारण क्या बता रहा है, बीमार होना। होना आ गया ना यहां, बीमार होना। नहीं आने का कारण क्या है, बीमार होना। यहां इन दोनों स्थितियों के बीच क्या हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाता है और ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ गए आप बात को। इस प्रकार अपनी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगली हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक क्रिया। अब यहां जो करने वाला था वो प्रभावित था और यहां पर जो क्रिया होगी वो कर्म प्रभावित होगा। कर्म किस प्रकार प्रभावित होगा, देखिए जैसे मोहन चाय पीता है तो चाय कम हो जाएगी ना भाई साहब, पिएगा तो होगी कि नहीं होगी। जब वो कम हो जाएगी इसका मतलब यहां पर क्या है, जो कर्म है उसमें पीने में प्रभावित क्या हो गया, चाय हो गई, मोहन तो नहीं हुआ। फिर उसमें साइकिल चलाता है तो यहां पर चलाने के दौरान साइकिल प्रभावित हो गई ना वह। अब जैसे वह की जगह मैं लिख दूं राम, तो राम प्रभावित नहीं है, क्या है यहां पर, साइकिल प्रभावित है। जैसे कह दूं गीता ढोलक बजाती है तो ढोलक को पीटा जाता है। महाराज पिटाई किसकी हो रही है, ढोलक की। किसकी हो रही है भैया, ढोलक की। अब जब ढोलक की पिटाई हो रही तो प्रभावित क्या हुआ, ढोलक ही हुआ ना। सीधा सा हिसाब नहीं कि यहां पर कर्म जो है वो क्या होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, वहां से कर्मक क्रिया है। इसके भेद की यदि बात करें तो इसका एक तो एक कर्म वाली क्रियाएं होती हैं सकर्मक, और एक होती हैं द्विकर्मक। अर्थात एक कर्म हो तो एक कर्मक सकर्मक हो गई, और या दो कर्म इसमें होते हैं। तो सबसे पहले एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में एक ही कर्म हो वो क्या कहलाती है, एक कर्मक क्रिया। जैसे मोहन स्कूल जाता है, समझ रहे बात। तो यहां क्या हो गया, एक कर्म है स्कूल जाता है, कल्पना चाय बनाती है, तो एक कर्म हो गया।
फिर अगली बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। यहाँ दो कर्म होते हैं और पहला कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। जैसे अध्यापक छात्र को हिंदी पढ़ाता है, तो अध्यापक है उसमें छात्र जो है वो तो क्या है, सजीव है, और हिंदी निर्जीव है। छोटा सा हिसाब, द्विकर्मक क्रियाएं जो होती हैं उनमें प्रथम कर्म क्या होता है, सजीव, और दूसरा निर्जीव होता है। अब जैसे माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे तो क्या है, सजीव है ना, और दूध निर्जीव है। जैसे तुम गाय को चारा खिलाओ, कोई हमें कह नहीं देता है गाय को चारा खिलाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर गाय का चारा खिलाने मात्र से ही नहीं, आपको उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस मेहनत से ही आपका कल्याण होगा। गाय को भी चारा खिलाओ, ये भी एक धार्मिक प्रक्रिया है, इसे भी आप मानना है। तुम गाय को चारा खिलाओ, तो यहाँ गाय तो सजीव है पर चारा सजीव थोड़ी है दोस्तों। इस स्थिति में ये कहेंगे कि यह द्विकर्मक क्रिया, और पहचान इसकी क्या हो जाती है कि प्रथम सजीव और द्वितीय निर्जीव। कई बार आ जाता है कि सजीव और निर्जीव के बारे में कि किस प्रकार द्विकर्मक क्रिया की पहचान की जा सकती है। तो प्रथम कर्म सजीव है और द्वितीय कर्म इसका जो है वह मुख्य या प्रधान होता है, और ये क्या होता है, निर्जीव होता है। अब देखिए इसमें यह प्रधान कैसे है, दूध पिलाना, तो प्रधान क्या है, गाय को चारा खिलाओ, तो यहां चारा प्रधान कर्म हो गया या मुख्य कर्म हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब इसमें बात करें साहब सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। वैसे तो हमने देख लिया कि सकर्मक में क्या होता है, ये रहा सकर्मक, इसमें कर्म पर प्रभाव होता है और इसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। पर इसके अलावा भी एक और तरीका है, वो ये है कि इसमें कौन और क्या, दो काल्पनिक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। किसका, कौन और क्या का। जैसे मैंने एक वो लिखा है शब्द वाक्य कि मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, तो इसमें हमने क्या कर लिया, कौन और क्या दो प्रश्न लगा लिए। अगर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हों, दोनों प्रश्नों के अलग अलग हों, तो अकर्मक क्रिया होगी। अब हम बात करेंगे यहां पर कि अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं जो हैं इनकी पहचान कैसे करें। क्या की जाए, पहचान। तो देखो पहचान का तरीका मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, जहां कर्ता को जोड़ है वहां अकर्मक क्रिया है, और जहां कर्म को जोड़ है वहां पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। पर पहचान के लिए यहां दो काल्पनिक या कल्पित प्रश्नों का प्रयोग भी किया जाता है। वो ये है कि सकर्मक अकर्मक पहचान जो है क्रियाओं की, वो करने के लिए दो प्रश्न हैं, कौन और क्या। कौन और क्या का प्रयोग किया जाता है, और यदि दोनों के उत्तर अलग हों तो वो अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, और प्रश्न क्या है, कौन लिखता है, तो उत्तर आ गया आपका मोहन। और उत्तर के बाद अगला प्रश्न करें हम, क्या लिखता है, तो उत्तर आ गया पत्र लिखता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जहां दो अलग उत्तर दोनों प्रश्नों के आए तो उस स्थिति में अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, अकर्मक क्रिया। ये इस क्रिया से कर्मक और अकर्मक को पहचानने का सबसे आसान और सुगम सरल तरीका है। अब हम क्रिया के अन्य प्रकारों की बात करते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं क्रिया के अन्य प्रकार। मैं पीछे हट रहा हूं, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि प्रयोग के आधार पर इस क्रिया के भेद कितने हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो क्रिया है उसका एक सामान्य रूप है जिसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी एक ही क्रिया का जहां प्रयोग होता है वहां पर हम क्या करेंगे, सामान्य क्रिया करेंगे।
जैसे राम आया, सामान्य क्रिया है। इकबाल गया, यहां पर एक ही क्रिया का क्या हुआ है दोस्तों, प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया कहेंगे। संयुक्त क्रिया है अगली। संयुक्त क्रिया से आशय है जहां भिन्न भिन्न क्रियाओं के योग से, जहां भिन्न भिन्न क्रियाओं के योग से एक क्रिया बनाई जाए, वो क्या है आपकी संयुक्त क्रिया है। जैसे पूजा, खाना, बना और रही, दो क्रियाएं हो गई ना, बना रही, तो बना और रही, जहां दो भिन्न भिन्न क्रियाओं को प्रयोग करके एक क्रिया बना ली, वैसे एक क्रिया है बना रही। बना रही एक क्रिया है यहां पर बनाना और रहना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। फिर है जैसे कि राकेश ने खाना खा लिया, खा और लिया, वैसे तो दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, पर दोनों क्रियाओं को जोड़कर यहां खा लिया एक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अर्थात संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाओं को जोड़कर आपस में जोड़कर क्या करते हैं, एक क्रिया बना ली जाती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगली क्रिया की हम बात करें तो वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग अक्सर आलसियों का तकिया कलाम भी है। कैसे है आपको बता दूं। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा देकर वो कार्य करवाया जाता है। करना खुद को है या उसकी उस कार्य को करने की मंशा होती है और वो किसी अन्य से वो कार्य करवाता है। जैसे आप बैठे हो कमरे में पढ़ रहे हो, आवाज लगा दी, मम्मा एक गिलास पानी लाना, तो आपने क्या किया, वो काम तो करना था, आपको मंशा थी आपकी वो कार्य हो, पर आपने किसी अन्य से करवा लिया। जैसे आप अपने छोटे भाई को कहते हो, अरे जल्दी से मेरा पेन लेकर आओ, तो वो पेन लेकर जब आ रहा है उस समय प्रेरणार्थक क्रिया है कि स्वयं करके न करके अन्य व्यक्ति से प्रेरणा द्वारा करवाए। इसमें आज्ञा अनुरोध दोनों स्थितियां हो सकती हैं। जैसे कविता सविता से पत्र लिखवाती है, तो ये जो कविता है ये सविता से क्या कर रही है, पत्र लिखवा रही है, तो स्वयं न करके अन्य से कार्य करवा रहा है। जैसे अशोक मोहन से खाना मंगवाता है, जैसे कह दिया जाए कि मालिक है जो माली से घास कटवा रहा है, उसको काटना खुद को था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था वो घास, उसने अन्य को प्रेरणा से करवाया, तो यहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बड़ी सरल है, परीक्षाओं में आ जाता है इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो देखते ही पहचान जाएंगे कि जहां अन्य व्यक्ति से काम करवा रहा है कोई एक आदमी, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पूर्वकालीन क्रिया है अगली अपनी, क्या है, पूर्वकालीन क्रिया। दो क्रियाएं होती हैं और जो पहले क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालीन क्रिया। यानी दो क्रिया, पूर्वकालीन का अर्थ सीधी सी बात है, जैसे जो पूर्व में हो गई, पूर्वकालीन जो पहले हो चुकी वो क्रिया पूर्वकालीन है। जैसे राकेश लड़कर आया है, तो लड़कर, समझ गए बात। इसमें नोट करने वाली बात है कि इनमें कर और करके जरूर लिखा हुआ आता है। जैसे राकेश लड़कर आया है, इस स्थिति में यानी पूर्व क्रिया क्या हो गई, लड़कर आ गया, लड़कर आ गया। जैसे लड़का स्नान करके पढ़ने चला गया, स्नान करके मतलब स्नान कर लिया, ये पूर्व क्रिया हुई। अब करके क्या कर रहा है, वो पढ़ने जा रहा है, तो यहां हम करेंगे कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे कहूं कि रोहित खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर यानी एक क्रिया पूर्ण कर लिया, खाना खाना, उसने वो काम पूरा कर लिया और उसके बाद सोने जा रहा है। इस प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं, आपकी पूर्वकालिक क्रिया। अगली बात करते हैं नाम धातु क्रियाएं। बड़ी सरल और समझदार तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। वो ये है कि नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। यानी इन शब्दों से क्रियाएं बना दी जाती हैं। वो किस प्रकार, संज्ञा से बनती है। जैसे रंग शब्द है, रंग संज्ञा शब्द है, इससे रंगना, अब ये रंगना क्रिया हो गई ना, रंगना, जैसे कोई रंग रहा है। जैसे लाज है, ये संज्ञा शब्द है, इससे लजा रहा है कोई, यानी लजाना, तो ये क्या हो गया, इसका क्रिया रूप हो गया। जैसे सर्वनाम शब्द है अपना, तो अपना से अपनापन। जैसे मैं,
समझ रहे हो ना? मैं उत्तम, जो पहले हमने पढ़ा, तो मैं से निमियाना। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, पढ़ने के दौरान किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपने कि यार मैं पढ़ूंगा मेरा क्या होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा होगा। और यदि जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं उनका कहीं सिलेक्शन ना हो, ये किसी भी ग्रंथ इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं है, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसलिए लगातार जुड़े रहें, जो कार्य कर रहे हैं वो लगातार करें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो ध्यान रखें कि लगातार किए गए कार्य से कुछ भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहिए, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी नहीं, लगातार काम करने से सफलता जरूर मिल ही जाएगी। और एक चीज मेरी बात मान लो दोस्तों, कि सफलता का सबसे पहला सूत्र है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, चाहे आप कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, पर उस व्यवहार को अपने जीवन में ढालना सबसे पहला इसका सीढ़ी या पायदान होता है। तो सबसे पहले जो बनना चाह रहे हैं वो अपने आप को मानने लगो। क्योंकि एक चीज बताओ, जब आप कलेक्टर बनने की विचारधारा लेकर चलेंगे तो आप अपने आप को वैसा ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वैसा रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप को वैसा मानने लगेंगे, तो आपकी आवश्यकताएं भी वैसी होंगी, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र सामाजिक संबंध से संबंधित बातें हों। तो स्वयं को जैसा हम मानने लगेंगे उस प्रकार हमारी आवश्यकताएं होंगी, और आवश्यकताएं होंगी तो निश्चित रूप से हम पढ़ेंगे और हमें याद भी होगा। अब आगे हम विषय की बात करें तो सर्वनाम। सर्वनाम जैसे अपना सर्वनाम है, इससे क्या हो गया? अपनापन, क्रिया हो गई ना अपनापन। जैसे मैं से निमियाना, ये भी एक क्रिया है। विशेषण है जो विशेषता बताने वाले हैं। नरम, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना। इस प्रकार ये नाम धातु क्रियाएं हैं, वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ही बनती हैं। और खास बात इस तरीके से बनती हैं, जो देखा आपने, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। ये तीनों क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं। अब अगली क्रिया है आपकी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में क्या होता है? कर्म और क्रिया। सजातीय जैसे नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि एक ही जाति की क्या कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से निर्मित हों, उस स्थिति में दोस्तों हम कहेंगे कि ये सजातीय क्रिया होती है। और इसके बारे में जैसे ही आप इस डिस्क्रिप्शन से जाके एक ऑनलाइन टेस्ट जो भी एक आयोजन है उसको करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। और आप अपने टेस्ट के बाद मुझे इतना जरूर बताएं कि आपका कैसा स्कोर रहा। अपना कमेंट मुझे इस कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मुझे पता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सजातीय क्रिया जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ही धातु से, लड़ धातु से बनी, तो लड़ाई और लड़कर आया, मतलब एक ही जाति की धातु से दोनों का निर्माण हो गया। उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये सजातीय क्रिया है। अगली है कृंदत क्रिया। कृंदत जैसे एक प्रत्यय भी चला करता है ना, कृंदत प्रत्यय, तो यहां तुरंत समझ जाना कि ये क्या है? कृंदत क्रिया है। अब कृंदत क्रियाओं में प्रत्यय जोड़कर कैसे? चल से चलना, फिर चलता, चलकर, प्रत्यय जोड़कर चल धातु से बना लिया। फिर आगे लिख धातु ले ली, फिर लिख से लिखना हो गया, लिखता हो गया, लिख कर हो गया। तो समझ गए बात? यहां कृंदत क्रियाएं जो है उनमें प्रत्यय जोड़कर क्या कर लिया जाता है? क्रिया के रूप बना लिए जाते हैं। सहायक क्रिया बहुत सरल है। हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक क्रिया, वो होता है कि मूल क्रिया में जो सहायता करती हैं क्रियाएं, उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया की बात करो, देखो मूल क्रिया में जो सहायता करती है, मतलब मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है यहां, पर इसकी सहायता क्या है? ये इसकी सहायक क्रिया है। जैसे मैं प्रातः जाया करता हूं,
करता हूं, यहां क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। जाया करता हूं, करता हूं, समझ रहे आप। अब इसके बाद अंतिम जो आपकी क्रिया है वो है प्रयोग के आधार से तात्कालीन क्रिया। तात्कालीन क्रिया से मतलब है कि एक क्रिया के समाप्त होने के दौरान ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। आराम से समझिए बात को। एक क्रिया है वो समाप्त हो रही है, उसके साथ ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। जैसे आप मान लीजिए कहीं दूर रह रहे हैं, जैसे एक लड़की है ससुराल गई है, अब वो कई दिन से आई नहीं और उसका पिता वहां जाता है, तो पिता को देखते ही क्या हो जाता है, वो रोने लग जाती है। तो मतलब गीता अपने पिता को देखते ही रोने लग गई। आते ही देखिए अशोक आते ही मोहन रो पड़ा। तो यहाँ आते ही यानी उस क्रिया के होने के दौरान ही बीच में एक नई क्रिया शुरू हो गई। अभी अशोक आ ही रहा था और आते आते ही उसको देखकर मोहन रो पड़ा। तो एक क्रिया के होने के दौरान दूसरी क्रिया हो जाए, वहां तात्कालीन क्रिया होती है। इस प्रकार आपने देखा आज कि ये अपने क्रिया के रूप थे, क्रिया के प्रकार थे, सकर्मक अकर्मक को लेकर काफी चिंताएं थी, वो भी मैं आशा करता हूं कि समाप्त हुई होंगी। और अब आप निश्चित रूप से सकर्मक अकर्मक क्रियाओं को कर भी देंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अभी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की कक्षा आपको कैसी लगी इसके कमेंट मुझे जरूर करें। अगली कक्षा का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।